जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की 60 मेंबरी एक टीम जोशीमठ पहुंची। आरएएफ की टीम इस दौरान प्रभावित लोगों से तो मुलाकात करेगी ही, साथ ही अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। ये टीम जो है अगले कुछ दिन तक जोशीमठ में ही रुकेगी, राहत और बचाव का काम करती रहेगी। और इससे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें भी जोशीमठ में राहत और बचाव के काम में लगी थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने आरएएफ को तैनात किया है, जो हालात का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा। हमारा उद्देश्य है कि जो डिजास्टर यहाँ पे हुआ है तो उस पूरे इलाके की रेकी करना, उस इलाके की जानकारी लेना, उस इलाके में होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी हासिल करना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर उस पूरे इलाके के बारे में उनके क्या एक्शन प्लान है, आगे कैसे उनको लोगों को माइग्रेट्स करके कहां उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लोगों से बात करना, जनसंपर्क एक चलाना, जिससे कि जाना जा सके कि वो लोग यहाँ के इस डिजास्टर के बारे में जो हुआ है उसमें क्या सोचते हैं वो। तो भारत सरकार ने हमारी एक टीम को, हम मिनिस्टर ऑफ होम के अंदर काम करते हैं, तो हमारी टीम एक इसी फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज के लिए भेजा गया है। इसको हम फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज कहते हैं। देखिए, भारतीय सेना की ताकत को मेक इन इंडिया के तहत बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए देश में ही ऐसे स्वदेशी ब्रह्मास्त्र तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन की किसी भी चुनौती को आसानी से खाक में मिला सके। अब भारतीय वायुसेना को जल्द ही नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, जो दुर्गम इलाकों में सेना की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देंगे। जल, थल और नभ में भारतीय सेना की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। मेक इन इंडिया मिशन से देश के जंगबाजों का बाहुबल 7वें आसमान को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत इंडियन नेवी को लहरों का सबसे बड़ा बाजीगर बना रही है। आसमान में परचम लहराने के लिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में देसी दबंगों की टोली तैयार है। भारतीय सेना को ऐसे ब्रह्मास्त्र सौंपे जा रहे हैं जो दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिला देंगे। भारतीय वायुसेना को अब जल्द ही एमटीए यानी नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। इन एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में तैयार किया जाएगा। भारतीय वायुसेना लगातार टॉप क्लास टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रही है और फोर्स की क्षमता को आगे बढ़ा रही है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक सेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हर भूमिका के लिए तैयार होगा, यानी पलक झपकते ही पाकिस्तान के दरवाजे पर हथियार पहुंच जाएगा। भारतीय वायुसेना को मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा दरकार है। गौरतलब बात है कि अब तक ये रोल एवरो विमान तथा AN-32 विमान करते थे। एवरो विमान भारतीय वायुसेना से ऑलरेडी फेस आउट हो चुका है और अगले 5 से 10 सालों में AN-32 विमान भी भारतीय वायुसेना से फेस आउट हो जाएगा। ऐसी हालत में भारत को 100 से ज्यादा मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। भारत ने ऑलरेडी टाटा तथा एयरबस मिलकर गुजरात के वडोदरा में C-295 मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। हिंदुस्तान की सीमाएं दो पड़ोसी देशों की साजिशों से उलझी रहती हैं।
एक तरफ पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की तैयारी में जुटा रहता है, वहीं दूसरी ओर सीमाओं में जबरन घुसने की फिराक में रहती है चीन की सेना। भारत की हर सीमा बेहद संवेदनशील है। ज्यादातर सीमाएं दुर्गम पहाड़ी इलाकों में है, जिसकी वजह से सेना तक हथियार पहुंचाना भी बड़ी चुनौती है। अब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस परेशानी को खत्म कर देगा। एमटीए की कार्गो ले जाने की क्षमता 18 से 30 टन के बीच होगी, जिसकी मदद से हथियार और सेना के लिए साजो सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। सेना तक हथियार पहुंचाने के लिए बड़े कार्गो विमान सिर्फ एयरबेस तक ही ले जाए जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे जाने के लिए मीडियम रेंज के कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। लिहाजा भारतीय वायुसेना अब एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हासिल करने की प्रक्रिया में जुटी है। गौरतलब बात है कि C-295 का प्रोडक्शन लाइन वडोदरा में चालू हो रहा है और इस पर 21,935 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान टोटल 56 विमान बनाए जाएंगे, जिसमें से कि 16 तो एयरबस हमें बनाकर हैंडओवर करेगी और बाकी 40 को बनाने के लिए असेंबली लाइन वडोदरा में बन रहा है। इन जहाजों में एक समय पर 9 टन लॉजिस्टिक्स सामान यानी सैनिक साजो सामान प्लस अगर जरूरत पड़े तो 71 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकेगा। गौरतलब बात है कि इन लॉजिस्टिक्स सप्लाईज को या पैराट्रूपर्स को दूर दराज के इलाके में, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तथा नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी जरूरत के हिसाब से पैराड्रॉप करके ड्रॉप कर सकेंगे। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत की तस्वीर लगातार बदल रही है। रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिसाइल, फील्ड गन, टैंक, विमान वाहक, ड्रोन, लड़ाकू विमान, टैंक और हेलीकॉप्टर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं अडानी ग्रुप की। देखिए, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो बवाल मचा, संसद में विपक्ष ने इस मामले को लेकर जमकर हंगामा मचाया। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की स्थिति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई। एफपीओ का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अडानी के मामले से भारत की छवि और स्थिति प्रभावित नहीं हुई है। I wanted to ask you about what actions is the government taking so that this entire Adani issue does not snowball into a financial crisis and hurt the risk appetite of the economy. That's my first question, and if you could clarify. Oh, I thought you had a second. It's related to that. Okay. It's related to that. And if you could comment on the corporate governance issues from this particular entity that you're seeing. Yeah, but on both the questions, it will be the regulators who will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर बर्फ की चादर से ढका है तो दूसरी तरफ सैलानियों समेत विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के चेहरों पर स्माइल सी आ गई है। वजह है 10 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिसकी जर्सी का अनावरण किया। इस दौरान खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का मैस्कट और एंथम भी लॉन्च किया गया।
आपको बता दें ये विंटर स्पोर्ट्स 14 फरवरी तक बारामूला के गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में आयोजित होंगे, जिसमें देश भर के लगभग 1500 एथलीट्स हिस्सा लेंगे और 9 खेल प्रतियोगिताएं इस दौरान होंगी। बात करते हैं उस मेले की जिसका इंतजार हम सबको रहता है। हम बात कर रहे हैं दरअसल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला आपके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस बार उत्तर पूर्व को मेले का थीम रीजन बनाया गया। मेले में भारतीय हस्तशिल्प और लोक कलाओं के ढेरों रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों के जायके भी मेले की शान को बढ़ाते हैं। देखिए सूरजकुंड मेले से हमारी ये खास रिपोर्ट। सज गया है शिल्प कला और कारीगरी के तमाम रंग समेटे सूरजकुंड मेला। देश विदेश की परंपरागत दस्ताकारी की छटा के साथ कला प्रेमियों को कुछ इस अंदाज में लुभा रहा है 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। देश में तो सूरजकुंड मेला लोकप्रिय है ही, विदेश से भी लोग इसमें न सिर्फ हिस्सा लेने बल्कि खरीदारी करने भी जुटते हैं। सूरजकुंड मेले में इस बार 45 देशों के विदेशी आर्टिस्टों के आने की संभावनाएं हैं। हम आपको मिला रहे हैं युगांडा से आए ऐसे ही कलाकार और प्रदर्शनी लगाने वाले लोगों से, जो यहाँ अपने देश की संस्कृति और संगीत से हम सबको रूबरू करा रहे हैं। सूरजकुंड मेले में कला और संस्कृति का संगम है और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर युगांडा से तमाम लोग आए हैं और वो सिर्फ अपना सामान नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, अपना संगीत भी वो साथ लेकर आए हैं। साथ ही साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं कि वो इंडिया में अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें और यहाँ पर भी एक वो अपने बिजनेस को पहचान दिला सकें, जगह बना सकें। यही नहीं, कोलकाता से आई सपना इस बार सूरजकुंड मेले में अनोखी और नए प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं। वो जूट और कॉटन की ज्वेलरी लाई हैं। आने वाले वैलेंटाइन डे को देखते हुए उन्होंने अपने काम को निखारा है और वही लेकर यहाँ आई हैं। सूरजकुंड मेले में यूँ तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी देश विदेश की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिक है अपने आप में या फिर जो अभी बहुत ज्यादा पब्लिक तक पहुंची नहीं है। और क्योंकि ये वैलेंटाइन मंथ भी है तो जो कपल्स हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, यूनिक ऑप्शंस मौजूद हैं। सपना हमारे साथ कोलकाता से आई हैं और ये जूट की ज्वेलरी बनाती हैं, जूट की और कॉटन की। ये आप जो देख पा रहे हैं ये ज्वेलरी जूट की बनाई गई है, इन्होंने बनाई है, अपने हाथों से बनाती हैं और ये कॉटन की ज्वेलरी है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इस बार मेले की थीम बनाया गया है, यानी इस बार सूरजकुंड में खास तौर पर उत्तर पूर्व की छटा देखने को मिलेगी। वहाँ का खान पान, संस्कृति इस बार मेले का खास आकर्षण है, क्योंकि इस बार नॉर्थ ईस्ट के राज्य सूरजकुंड मेले का हिस्सा है। मेले में इस बार व्यंजनों में भी नॉर्थ ईस्ट की झलक है। यहाँ आप नॉनवेज खाने का मजा वेज स्टाइल में ले सकते हैं। सूरजकुंड मेले में जब आप आएंगे तो आपको कई नई अनोखी चीजें मिलेंगी और मैंने जब इस बोर्ड को पढ़ा तो ऐसा लगा कि या तो मैंने कुछ गलत पढ़ लिया है या फिर इन्होंने कुछ गलत लिख दिया है। क्या गलत क्या सही है जानने के लिए मैं इनके स्टॉल पर ही पहुंच गया और ऑर्डर कर दी एक शाकाहारी अंडा भुर्जी। ये किस चीज की है इसका शायद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये सोयाबीन की बनी हुई है। और हमारे साथ इस स्टॉल को जो लोग लेकर आए हैं वो भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? माई सेल्फ जैनुल अली फ्रॉम वेजले फूड। जैनुल जी, बहुत ही यूनिक आपने बोर्ड लगाया। आपका जो ब्रांड नेम है बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा बड़ा आपने लिखा कि शाकाहारी अंडा भुर्जी। स्ट्रेटेजी है ये मार्केटिंग की? ये स्ट्रेटेजी तो नहीं है बट एक हकीकत चीज है जो एक अमेजिंग मतलब मैटर्स को हम एक प्रैक्टिकल में वो जस्ट कन्वर्ट किया। एक वेज को हम लोगों ने बिल्कुल नॉन वेज टेक्सचर में लेके आया, प्लान वेज नॉन वेज के अंदर। शाकाहारी अंडा भुर्जी तो ठीक है,
यहाँ आपको मोटे अनाज यानी मिलेट्स के मोमोज का भी स्वाद मिलेगा। तो मिलेट्स को लेकर आजकल बहुत सारी बातचीत हो रही है। सूरजकुंड मेले में जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ भी मिलेट्स मिलता है। ये एक मिलेट्स का चीला है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी खास चीजें मिलती हैं जो कि मिलेट्स की बनी हुई हैं, तो शायद आपकी जानकारी में ना हो। यहाँ पर आपको मिलते हैं मिलेट्स के मोमोज। ये शायद आपने नहीं देखे होंगे। अमूमन जो मोमोज हैं वो मैदे के बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेट्स के मोमोज मिलते हैं, मिलेट्स की कचौड़ी मिलती है और चिल्ला तो है ही। पिछले 35 साल से सूरजकुंड मेला कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। उद्देश्य था भारत में मौजूद अद्भुत और लुप्त हो रही कलाओं को बढ़ावा देना। इस तरह साल दर साल ये अद्भुत मेला कलाकारों, दस्तकारों को कला प्रेमियों के सामने अपने हुनर की नुमाइश का मौका देता आ रहा है, भव्य मंच देता आ रहा है। फरीदाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जो उत्सव की उमंग में झूम रहा है। इस उत्सव में देखिए केवल राजस्थान के लोग नहीं बल्कि देश विदेश के सैलानी भी इसके रंग में रंग गए। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के मरु महोत्सव की, जिसकी शुरुआत 3 फरवरी से हो चुकी है और 5 फरवरी को इसका समापन होगा। राजस्थान की लोक संस्कृति के रंगों को समेटे इस उत्सव में मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता पर सबकी निगाहें रहती हैं। सुर, संगीत, राग, रंग, उत्सव, महोत्सव। जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर रेत की मखमली, लहरदार थोरों के बीच मरु महोत्सव का शानदार आगाज कुछ ऐसा हुआ। सैलानियों के हुजूम के बीच धोरे रंगीन हो उठे, फिजाओं में लोक संस्कृति की महक घुल गई और हर तरफ सुर, संगीत और राजस्थान के खुशनुमा रंगों की महक खुल गई। इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल का आज शुभारंभ हुआ। सुबह पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और अभी विभिन्न प्रतियोगिताएं चल रही हैं और लोकल, टूरिस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर उनका पार्टिसिपेशन और उत्साह नजर आ रहा है और जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इसे सफल आयोजन बनाने के लिए प्रयासरत है। सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है सारी एक्टिविटीज। अभी मिस मूमल कंपटीशन हुई थी, अभी मिस्टर डेजर्ट कंपटीशन चल रही है। इस बार हमने पहली बार मिसेस जैसलमेर कराए कि विवाहित महिलाएं भी आएं और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ लाइव आर्ट कैंप चल रहा है, लाइव स्कल्पचर चल रहा है और इस टाइप से अलग अलग इनोवेशंस भी हमने इस बार इंट्रोड्यूस किए। हर बार की तरह इस बार भी मिस मूमल प्रतियोगिता इस इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल की शान रही, जिसमें 26 सुंदरियों ने शिरकत की। लेकिन बीकानेर की बेटी गरिमा विजय ने मिस मूमल का खिताब अपने नाम किया। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था बट हाँ हो गया। ये दिमाग में यही था कि जो भी है उसमें कमी ना रहे, 16 श्रृंगार पूरे होने चाहिए। तो मैंने सब मांग से लेके बिछिया तक सब अरेंजमेंट किया और बहुत अच्छी चीजें लेकर आई मैं। तो मेरी फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मिस मूमल ने जहां सुर्खियां बटोरी तो वहीं मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता पर भी सबकी निगाहें ठहर गई। लंबी घनी मूछें और पारंपरिक लिबास में अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन पाली के गणपत सिंह ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। लाइफ में कभी ये दिन नहीं भूल सकता। बहुत खुश होने का मेरे लिए आज दिन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मिस्टर डेजर्ट बनूंगा। बाकी तैयारी मेरे पिछले 3 साल से है, हम दोनों भाई की। भाई मेरा पिछले साल मिस्टर डेजर्ट है और इस बार मैं बन गया। हम जो राजस्थानी या हिंदू कल्चर जो भी लेके चल रहे हैं ना, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे सनातनी पहले से बीएड रखते थे, बीएड और मुस्टेज रखते थे। हम ये चाहते हैं कि आने वाले जो भी युवा है या कोई भी हो, बीएड रखे। बीएड हमारी राजस्थान की आन बान और शान है। बीएसएफ के कैमल दस्ते ने महोत्सव में अपनी जाबाजी दिखाई। हथियारों के साथ ऊंटों पर पराक्रम का प्रदर्शन किया। जवानों ने ऊंट रेस में हिस्सा लिया, ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में भाग लिया। सुर, संगीत, सभ्यता, संस्कृति के इस समागम का समापन
5 फरवरी को होगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, आप देख रहे हैं।